नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। लोकसभा चुनाव 2024 लगभग 77 दिन 7 हफ्ता इतना लंबा ये चला चुनाव की प्रक्रिया। अब पूरी तरह से समापन की ओर है। मतदान हो चुके हैं। मतगणना 4 जून यानी मंगलवार सुबह 8:30 बजे शुरू हो जाएगी। आज मतगणना के ठीक पहले राष्ट्रीय पैमाने पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार ने प्रेस वार्ता भी की और इस प्रेस वार्ता में उन्होंने बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें रखी। इस दौरान उनके भी निशाने पर विपक्ष ही रहा कहीं न कहीं। विपक्ष ने चुनाव आयोग को लेकर के जो भी सवाल उठाए, चुनाव आयोग के पास जाकर के जो भी शिकायतें की, उन सब को लेकर के एक तरह से मुख्य निर्वाचन आयुक्त बहुत आक्रामक रहे। उन्होंने चुनाव आयोग की तरफ से कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश को नोटिस भी जारी की गई है। उन रमेश जी का वो वक्तव्य जिसमें उन्होंने कहा, गृह मंत्री के ऊपर ये आरोप लगाया था कि 150 डीएम से उन्होंने वार्ता की है। हालांकि इसी बीच में निर्वाचन आयुक्त ने ये स्पष्ट किया कि विपक्ष की जो मांग थी मतगणना को लेकर के, जो नियमानुसार परंपरागत रूप से पिछले 17 लोकसभा चुनावों से चली आ रही है, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। बावजूद इसके निशाने पर केवल विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन रहा। पूरे चुनाव के दौरान विपक्ष की ओर से जो सत्ता पक्ष पर आरोप लगाए गए, उस पर कोई कभी भी आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ये चुनाव वास्तव में ऐतिहासिक चुनाव है। इस बीच 7वें चरण की मतदान के बाद शाम 6:30 बजे से जो एग्जिट पोल आने शुरू हुए, वो एग्जिट पोल भी इस बार अपने ढंग से बेहद, अगर हम कहें कि मजाकिया अंदाज में पेश किया गया। लगभग जितने भी लोगों ने एग्जिट पोल अपना शो किया है, उन सब में करीब करीब आंकड़े मिलते जुलते हैं। कई जगह तो ऐसा भी देखने में आया कि जहां सीट से ज़्यादा, जितनी लोकसभा सीट है उससे ज़्यादा सीट एनडीए और बीजेपी को देते हुए दिखाया गया। जहां प्रत्याशी ही कोई नहीं खड़ा हुआ है, वहाँ भी जो है वो परिणाम घोषित करने की कोशिश की गई। इसे मजाक नहीं तो और क्या कहेंगे। खैर, परिणाम चाहे जो भी हो, सत्ता में चाहे जो भी आए, चाहे वो बीजेपी हो, एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने अब की बार जिस रणनीति के साथ पूरा चुनाव लड़ा, एक भी मौका ऐसा नहीं आया जिसमें यह लगा हो कि विपक्ष सत्ता पक्ष की पिच पर खेल रहा हो, बल्कि इसके उल्टे सत्ता पक्ष को विपक्ष ने कई बार अपनी गुगली पर फंसाया, अपनी स्विंग पर फंसाया, अपने बाउंसर पर फंसाया,
प्ले एंड मिस कई बार हुआ, लेकिन इन सब के बावजूद जो माहौल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने या प्रिंट मीडिया ने एग्जिट पोल के माध्यम से शो किए हैं, निश्चित तौर पर उस पर एक सवालिया निशान तो खड़ा होगा। सवालिया निशान खड़ा होगा क्या? सवालिया निशान खड़ा हो चुका है। और कल शाम तक बहुत सारे लोग, देश की बड़ी तादाद में देश की जनता इस मीडिया को नकारना शुरू कर देगी, जो अभी तक समाचारों को लेकर के इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अपना भरोसा खो चुकी थी, वो इस एग्जिट पोल को लेकर के भी होगी। एग्जिट पोल के बारे में पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एग्जिट पोल वो चाहे 2004 से अगर शुरू करें तो 2004 हो, 2014 हो, 2019 हो, उसके अलावा 2017 विधानसभा हो, 2022 विधानसभा हो, या अभी हाल में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन जिलों में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें ये एग्जिट पोल पूरी तरह से धराशायी हुआ है। ऐसे में अब महज चंद घंटे बचे हुए हैं और तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ जरूर है कि इस बार इंडिया गठबंधन ने मतदान से लेकर के मतगणना तक पूरी सक्रियता दिखाई है। और जो 7वें चरण के मतदान के दिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने बैठक की और मतगणना को लेकर के अपनी रणनीति तय की, वो पूरे देश भर में उसको फैलाया गया। बार बार एक चीज़ दोहराई गई कि कोई भी मतगणना अभिकर्ता आखिरी वोट गिने जाने तक वहाँ से हटेगा नहीं। हर एक एक वोट पर, उनकी गिनती पर उनकी पैनी निगाह रहेगी। अब हम अगर बनारस की चर्चा करें तो बनारस और 7वें चरण में जिन कुछ संसदीय क्षेत्रों में मतदान हुआ वो, या 6वें चरण में हुआ वो, उन पर कुछ हम आपसे चर्चा करेंगे। शुरुआत हम बनारस से करते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ से बीजेपी के श्रेष्ठ शीर्ष पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं लगातार तीसरी बार। तो बता दें कि यहाँ बनारस में कुल 19,57,578 मतदाता थे, जिसमें से 1 तारीख को जो मतदान हुआ और उसके कुछ 7 साढ़े 7 बजे तक जो रिपोर्ट आई, उसके अनुसार 11,28,431 मत पड़े थे। उस दिन का जो वोटिंग परसेंटेज बताया गया था वो 56.35 था, जो दूसरे दिन बढ़ करके 56.49 हो गया। करीब 0.14% मतों की वृद्धि हुई। इस तरह से कुल 2796 वोट बढ़े। अब अगर तैयारी की बात करें मतगणना की, तो बनारस में चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सबके वार रूम खुल चुके हैं। सीसीटीवी से मॉनिटरिंग जहां
मतगणना केंद्र पर जो सीसीटीवी लगा है उसकी जो मॉनिटरिंग करने के लिए 7 जून की शाम से ही इन दलों के कार्यकर्ता अभिकर्ता वहाँ जमे हुए हैं, निगरानी कर रहे हैं। हालांकि इस बीच कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय ने एक मुद्दा उठाया था, शिकायत की थी निर्वाचन आयोग से, जिला निर्वाचन अधिकारी से, प्रेक्षकों से, कि जिस स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखे गए हैं वहाँ के सीसीटीवी कैमरे, 2 कैमरे खास तौर पर, वो कुछ देर के बाद बंद हो जा रहे हैं। हालांकि इसका जवाब जिला निर्वाचन अधिकारी और प्रेक्षक ने दिया भी है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ जानबूझ करके नहीं किया जा रहा है। लेकिन प्रत्याशी ने ये सवाल जरूर उठाए। सवाल भदोही से प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, टीएमसी के प्रत्याशी ललितेश पति ने फॉर्म 17C को लेकर के लगातार प्रशासन से, निर्वाचन अधिकारी से, जिला निर्वाचन अधिकारी से उसकी डिमांड की थी। इस तरह की कवायदें लगातार जारी हैं। अब स्थिति ये है कि इंडिया गठबंधन ने अपने सारे कार्यकर्ताओं को, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे वाम दल हो, सभी ने अपने एक एक कार्यकर्ता को ये दिमाग में बिठा दिया है कि अगर मतगणना के दौरान कहीं भी कोई भी छोटी से छोटी बात भी होती है तो उसको तत्काल वो सूचित करें। वाराणसी के साथ साथ लखनऊ में एक बड़ा कंट्रोल रूम खुला हुआ है, वहाँ लीगल सेल भी है। अगर थोड़ी बहुत भी कहीं कुछ इधर उधर की बात होती है तो उस पर तत्काल लखनऊ में बैठी लीगल टीम अपनी कार्रवाई के लिए आगे बढ़ेगी। मैं फिर बता दूं कि हर अभिकर्ता को, कार्यकर्ता को ये बताया गया है, समझाया गया है, उसके दिमाग में बिठाया गया है कि अंतिम वोट की गिनती तक वो डटे रहें, वहाँ से हिले नहीं। आलम ये है, चाहे इंडिया गठबंधन हो, चाहे बीजेपी हो, जीत का जश्न मनाने की वैसे तो अनुमति भी नहीं है, लेकिन इस बार जैसे 2014 और 2019 में हुआ था कि बड़े पैमाने पर मतगणना के दिन, मतगणना समाप्ति के बाद जश्न मनाने के लिए जो आतिशबाजी का कार्यक्रम होता था, वो भी इस बार ऐसा कुछ नहीं है। जो हलवाइयों को लड्डू बनाने का जो ठेका दिया जाता था वो भी इस बार नहीं है। अगर कहें दूसरे शब्दों में तो बीजेपी के जिस नेता के जिम्मे बनारस का चुनाव सौंपा गया था, सुनील बंसल जी, वो बनारस के मठाधीशों से खासे नाराज भी हैं। अब अगर मतगणना की हम बात कैसे होगी वो आपको बता दें कि कुल 14 टेबल लगेंगे, 30 राउंड की गिनती होनी है। सवेरे 8:30 बजे से मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गणना होगी, उसके बाद ईवीएम मशीनों से गणना का क्रम शुरू होगा। माना जा रहा है कि 1 घंटे के बाद ही 8:30 का मतलब 9:30 बजे तक पोस्टल बैलेट की गणना हो जाएगी और उसके अनुसार जो भी होगा वो कुछ रुझान सामने आएगा। हालांकि इसमें कुछ विस्तृत परिणाम नहीं आएगा, कोई रुझान नहीं आएगा, सिर्फ इतना ही बताया जाएगा कि फलाने आगे चल रहे हैं। दोपहर 1 बजे के आसपास से ठीक ठाक रुझान आने शुरू हो जाएंगे।
बनारस में कुल 7 प्रत्याशी हैं, जिसमें बीजेपी से नरेंद्र मोदी, कांग्रेस इंडिया गठबंधन से अजय राय, दोनों तीसरी बार एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं इस सीट से। वहीं बीएसपी ने अतहर जमाल लारी को टिकट दिया है। इसके अलावा पल्लवी पटेल के गठबंधन से गगन प्रकाश हैं। इस तरह से कुल 7 उम्मीदवार हैं। अब आगे की अगर बात करें, पूर्वांचल की अगर बात करें, इस एग्जिट पोल से अलग तो आजमगढ़, मऊ, मछली शहर, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, फूलपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और घोसी, इन सीटों पर कांटे की टक्कर है। इसमें कुछ सीटें ऐसी हैं, कुछ संसदीय क्षेत्र सीट ऐसी है जहां पर इस बार एनडीए गठबंधन अपनी पिछली बार जीती हुई सीट खो भी सकती है। खास तौर पर अगर हम बात करें घोसी की, आजमगढ़ की, मऊ की, गाजीपुर की, सोनभद्र की, प्रयागराज की, फूलपुर की, इन सभी सीटों पर बहुत स्थिति क्लियर नहीं है। इसमें घोसी भी है जहां पर सुभाषपा चुनाव मैदान में है। ओम प्रकाश राजभर के बेटे वहां पर मैदान में हैं। वो सीट भी फंसी हुई है। यहाँ तक कि मिर्ज़ापुर, जहाँ से अनुप्रिया पटेल मैदान में है, वहाँ भी बहुत आसान नहीं होगा अनुप्रिया पटेल के लिए इस बार अपने प्रतिद्वंदी को मात देना। लेकिन यह है कि काउंटिंग के समय विपक्ष के अभिकर्ता को अपनी पूरी जान झोंकनी पड़ेगी। उसे लगातार सक्रिय रहना पड़ेगा। एक पल के लिए भी अगर वो इधर उधर से हटता है, निगाह उसकी हटती है, तो दुर्घटना घट सकती है। इसका अंदेशा भी लोग व्यक्त कर रहे हैं। ये मेरा विचार नहीं है। और अगर हम वाराणसी की बात करें, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको बता दें कि 2019 में वो 4,76,000 मतों के अंतर से विजयी हुए थे। इस बार काशी की जनता अपनी नाराजगी भी व्यक्त करती हुई दिखाई दे रही है। ये मतदान जीत हार का अंतर अगर कम होता है तो आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा। और कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार वो 3.5 से 4 लाख तक वोट हासिल कर सकते हैं। इस लिहाज से हार जीत का अंतर, अगर मोदी जीतते हैं तो हार जीत का अंतर भी 2 लाख से लगभग 2 लाख के आसपास होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको बता दें कि बीजेपी ने, एनडीए गठबंधन ने बहुत कोशिश की है। नए वोटरों को बढ़ाया गया। देश भर से हजारों हजार कार्यकर्ता लगाए गए। बूथवार पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। बावजूद इसके
वो स्थिति नहीं बनती दिखाई दे रही है जो 2014 और 2019 में थी। इस बार बनारस का मतदाता ये साबित करेगा कि बनारस संसदीय क्षेत्र में ही प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में पिछले 2 चुनावों की तुलना में कमी आई है। अब अगर सबसे बड़ी चीज़ है कि इस चुनाव में जिस तरह से राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान उसी वक्त से पेपर लीक से जो मामला उठा और बनारस से लेकर के आगे जैसे जैसे राहुल गांधी बढ़ते गए उनसे युवाओं का, महिलाओं का जो जुड़ाव होता चला गया, हुजूम उमड़ता चला गया। आलम ये भी आया कि फूलपुर में सभा तक नहीं कर पाए लोग, इतनी भीड़ आ गई थी। अब अगर बात करें तो चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो महालक्ष्मी योजना हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, एमएसपी का मुद्दा हो, किसानों की कर्ज माफ़ी का मुद्दा हो, युवाओं के लिए पक्की नौकरी की गारंटी हो, 30 लाख भर्तियां हो, महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपया हो, ये सारी चीज़ें बनारस में और पूर्वांचल में अच्छी तरह से काबिज रही। साथ ही साथ जो एक सबसे बड़ा मुद्दा था जिसको राहुल गांधी अपनी हर सभा में बताते चले आए, एक लाल किताब लेकर के जो उन्होंने संविधान की रक्षा की बात की, ये चीज़ ग्राउंड लेवल तक पहुंच चुकी है। खास तौर पर वो चाहे ओबीसी हो, चाहे दलित हो, इसमें भी अगर हम बात करेंगे तो शहर से लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों तक वहाँ से जो फीडबैक आया है, ये बात आरक्षण, संविधान और आरक्षण का मुद्दा दलितों के बीच में घर कर गया है। बल्क के बल्क दलित परिवारों ने इस बार एनडीए नहीं, इंडिया को वोट दिया है, ऐसा बताया जा रहा है। ऐसा फीडबैक रूरल एरिया से मिला है। बनारस की बात करें तो चाहे वो शहर दक्षिणी का मामला हो, चाहे वो कैंट विधानसभा का मामला हो, इन दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में ये बात खुल करके सामने आई है कि दलित को भारतीय संविधान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान समझ में आ गया है, उसे बचाने की बात है। दलित समाज अपने आरक्षण को लेकर के बहुत चिंतित है, लिहाजा वो किसी से बोलने नहीं गया, किसी से कहने नहीं गया, लेकिन अपना शांतिपूर्वक अपना वोट संविधान की रक्षा के लिए दे पाया। जिस तरह से पूरे देश में सत्ता पक्ष की ओर से मंगलसूत्र से लेकर के, भैंस चोरी से लेकर के, मुजरा होते हुए जब बात गांधी तक पहुंच गई, उसे भी बनारस और पूर्वांचल के लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया है। इन बातों का भी असर इस मतगणना पर साफ साफ दिखाई देगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अब अगर हम आपको
मतदान की बात करें तो शहरी क्षेत्र में बनारस के भले ही कम मतदान हुआ हो, लेकिन ग्रामीण इलाकों में ग्रामवासियों ने अच्छा खासा उत्साह दिखाया है। बनारस की 5 विधानसभा सीट क्षेत्रों में सर्वाधिक मतदान सेवापुरी विधानसभा में हुआ है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस बार अगर जातिगत बात करेंगे, हम उनकी बात कर ही नहीं रहे हैं जिन्हें ले करके देश के बड़े मतदाता समूह को डराया गया, धमकाया गया, डराया गया कि अगर वो थोड़ा भी चूके और इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो आपका सब कुछ छीन करके दूसरे पक्ष को दे दिया जाएगा। इस देश में लगभग 2 दशक से जो राजनीति चल रही है, बार बार ये बताया जाता है, बार बार ये कहा जाता है पूरी गर्मजोशी के साथ कि हिंदुत्व खतरे में है। एक चीज समझ में नहीं आती है कि जब यहाँ 150-200 साल तक मुगलों ने शासन किया, तब हिंदुत्व खतरे में नहीं रहा, तब भी हिंदू बच गए, हिंदुत्व बच गया। अब आज़ादी के बाद 20% की आबादी 80% के ऊपर किस तरह से हावी हो जा रही है कि हिंदुत्व खतरे में आ जा रहा है, ये समझ के बाहर की चीज़ है। खैर, आज का ये कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन बावजूद हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में आपको बताना चाह रहे थे कि मुस्लिमों के अलावा यादव और गैर यादव पिछड़ी जातियों ने भी बढ़ चढ़ करके इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया है, मत दिया है। ऐसा फीडबैक गांव से लेकर के शहर तक आया है। तो कल क्या होगा, इस चीज को लेकर के बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। बस अगर इंडिया गठबंधन का हर वर्ग, हर पार्टी का कार्यकर्ता अभिकर्ता पूरी तरह से निष्ठावान होकर के सक्रिय रहा आखिरी मत गिरे जाने तक, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि विजयी प्रत्याशी को प्रमाण पत्र दिए जाने की स्थिति तक अगर अपनी सीट से हटता नहीं है तो परिस्थितियाँ काफ़ी कुछ बदली हुई नजर आएंगी, एग्जिट पोल से इतर नजर आएंगी। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि 400 पार भले न हो, लेकिन एनडीए गठबंधन बहुमत हासिल कर सकता है। लगभग यही दावा इंडिया गठबंधन की तरफ से भी हो रहा है, यानी ये चुनाव वास्तव में पिछले सभी चुनावों से की तुलना में ऐतिहासिक होने जा रहा है। शायद इतनी कड़ी टक्कर आज तक कभी नहीं हुई होगी जैसा अब की बात दिखाई दे रहा है। बस इतनी सी बात कहनी थी। आज मतगणना की पूर्व संध्या पर अब से कुछ ही घंटे बचे हैं परिणाम आने में, सब कुछ का खुलासा हो जाएगा। मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि सब कुछ के बावजूद अगर सत्ता, दिल्ली की सत्ता पर मौजूदा सत्ताधारी दल या गठबंधन सरकार बनाता भी है
तो अगले 5 साल अगले 5 साल का कार्यकाल जो होगा वो पिछले 5 साल या पिछले 10 साल के कार्यकाल से एकदम अलग होगा। सदन में विपक्ष की मजबूत स्थिति होगी और 2-2 मिनट में कोई प्रस्ताव पारित नहीं होने वाला है। 2-2 सेकंड में महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदन फैसला नहीं ले पाएगी। यही अगर ये भी होता है तो भी ये लोकतंत्र की, भारतीय संविधान की, भारत की जनता की जीत होगी। इन शब्दों के साथ मैं आपसे आज विदा लेता हूं। कल शाम पुनः मुलाकात होगी। मतगणना के बाद हम आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। लेकिन फिर वही एक अपील, आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को पूरा देखते रहें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।